हेलो लेडीज। हेलो डॉक्टर। कहिए क्या प्रॉब्लम है आपकी? डॉक्टर साहब, मैं बहुत हिम्मत जुटा के आपके पास आई हूँ। चल झूठी हिम्मत जुटा कर। डॉक्टर साहब, मैं खींच के लेके आई हूँ इसे आपके पास। इसकी हालत तो देखो। मैं कुछ समझी नहीं, जरा खुलकर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की। डॉक्टर साहब, इसकी शादी को 3 साल हो गए, मगर अभी कोई बच्चा नहीं है। ये इतनी परेशान है और अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर भी नहीं करती है। घुट घुट के जी रही है। हम कॉलेज टाइम से दोस्त हैं, मगर इतना परेशान मैंने इसको कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं, अब आप मेरे पास आ ही गई हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। क्या शेयर करूं डॉक्टर साहब? कि मैं मां नहीं बन सकती या बिस्तर पर यूं घुट के मरती रहूं? अच्छा एक बात बताइए, आपके पति ठीक तो है ना? जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति को शीघ्रपतन की बीमारी हो? शीघ्रपतन? घबराइए नहीं, अगर एक मर्द एक औरत के अनुरूप इजैकुलेशन डिले नहीं कर पाता है तो इसे हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, जिसे हम आम भाषा में शीघ्रपतन भी कहते हैं। और ये कपल की लाइफ में एक एनिमी का काम करता है, जिससे लोगों की लाइफ खराब हो जाती है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मगर डॉक्टर, उनके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संभोग की इच्छा भी बहुत भरपूर है, पर 1-2 मिनट के बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कहा तो उन्हें बुरा ना लग जाए। देखिए, बहुत सारे लोग सेक्स के दौरान बहुत जल्दी स्खलित हो जाते हैं। कुछ लोग तो इंटरकोर्स करते ही हो जाते हैं, और कुछ लोग महिलाओं को देखते ही हो जाते हैं। कुछ लोग अश्लील बातें करने से, पॉर्न फिल्में देखने से, यहाँ तक कि औरत के छूने तक से बहुत जल्दी स्खलित हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है डॉक्टर? देखिए, इसका कोई क्लियर खोज नहीं है। सेक्सुअल एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मर्द लोग जल्दी स्खलित हो जाते हैं। और हाँ, इसका एक कारण और भी है, जिसे हम कहते हैं हस्तमैथुन, जो लड़के लोग अपनी यंग एज में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। ऐसा करना कुछ गलत नहीं है, मगर हद से ज्यादा कोई भी चीज की जाए तो वो गलत ही होती है। मगर डॉक्टर, इसकी शादी को 3 साल हो गए हैं और अब ये दोनों नए भी नहीं हैं, और 3 साल तो बहुत होते हैं। जी हाँ, सही कह रही हैं आप। अगर इनके पति इस प्रॉब्लम से काफी समय से जूझ रहे हैं तो इसे हम प्राइमरी प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। इस केस में इनके पति को मानसिक या शारीरिक फैक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर, इसका कोई समाधान तो होगा ना? जी हाँ, आप खुद कंट्रोल कर सकती हैं। मैं कैसे? देखिए, आजकल क्या होता है कि काफी लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो जब भी आपके पति घर पर आए तो आप उनको स्ट्रेस फ्री कीजिए। आप उनसे प्यारी प्यारी बातें कीजिए, आप उनके साथ समय बिताइए। आप उनको ये कभी भी एहसास ना होने दीजिए कि आप उनके साथ नहीं हैं, बल्कि जब तक आपके पति आपके साथ रहें, उनको यही एहसास होना चाहिए कि वो और आप एक दूसरे के साथ हैं। डॉक्टर रमेश जी, इनके पति कभी कभी शराब? जी डॉक्टर साहब, वो शराब भी पीते हैं। जी हाँ, आजकल लोग परेशान बहुत रहते हैं, तो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए शराब, सिगरेट, तंबाकू और भी काफी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और इसी का कारण है कि मर्द लोग जल्दी स्खलित हो जाते हैं। लेकिन आप अपने पति को इन सब चीजों से दूर रखने की कोशिश कीजिए। आप एक काम और भी कर सकती हैं। जब भी आपके पति जल्दबाजी करने की कोशिश करें तो उन्हें आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। उन्हें जल्दबाजी करने से रोकिए, उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहिए। और हाँ, उनके घूंघ टांग को जरा कम ही छूइए। डॉक्टर, ये तो वैसे ही इतनी शर्मीली है, तो क्या ये सब कर पाएगी? देखिए, खुशियां पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। सेक्स के दौरान जब भी आप बेड पर हो, आप अपने पति को ज्यादा से ज्यादा बातों में उलझा कर रखें, लेकिन आप उन्हें बेड पर यह महसूस ना होने दीजिए कि आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें कॉन्फिडेंट कीजिए कि वो बहुत एक्टिव हैं। लेकिन उनको बातों में इस तरह से उलझा कर रखिए कि उनका पूरा ध्यान सेक्स पर केंद्रित ना हो पाए।
एक और भी आसान तरीका है, कॉन्डम। कॉन्डम आपकी प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकता है। डॉक्टर, पर वो कॉन्डम नहीं यूज़ करते और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सेक्स के दौरान कॉन्डम यूज करने से सेंसेशन रिड्यूस होती है। कॉन्डम में लगी लुब्रिकेंट वेजाइना के सरफेस को स्मूथ करती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होती है। पर डॉक्टर, डेली कॉन्डम यूज़ करना पॉसिबल है? नहीं, अगर आप डेली कॉन्डम यूज नहीं करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप लुब्रिकेंट यूज कर सकती हैं। मार्केट में कई तरह की क्रीम, लुब्रिकेंट, ऑयल अवेलेबल है। आप उसे अपनी वेजाइना पर या फिर पुरुष के गुप्तांग पर यूज कर सकती हैं। उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, मुझे अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब ये सब कुछ मुझे ही करना होगा। डॉक्टर, इसके लिए कोई मेडिसिन या कोई और उपाय? जी हाँ, इसके बहुत सारे तरीके हैं और कुछ घरेलू उपाय भी हैं, लेकिन जब आप अपने पति के साथ आएंगी तभी बताना संभव होगा। तब तक आप अपने पति के खाने पीने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि खान पान का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी अपने पति के साथ आपके पास आऊंगी। ऑफ कोर्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डॉक्टर, हाँ जी राजेश जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? एक्चुअली डॉक्टर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अरे तो देर क्यों कर रहे हैं, बताइए ना। आप मुझे अपना दोस्त समझ सकते हैं और शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप खुलकर मुझसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर, मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। अच्छी नौकरी है, बैंक बैलेंस है। फिर भी पिछले कुछ महीनों से मैं अपने शादीशुदा जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी वाइफ भी संतुष्ट नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, किसकी नजर लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देर से आए मगर दुरुस्त आए। मतलब ये कि आपने जैसा कि मुझे बताया कि आपके पास एक अच्छी नौकरी है, आपके पास बैंक बैलेंस है, लेकिन आप अपनी लाइफ को जीना भूल गए हैं। आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। पैसा होने से ही लाइफ अच्छी नहीं होती। मैरिज लाइफ के लिए आपकी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी है, जो शायद आपकी लाइफ में नहीं है। अरे किडिंग में डॉक्टर, अरे मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, पता है मुझे ये सब। और आजकल के जमाने में तो ये सारी बातें छोटे बच्चों को भी मालूम है डॉक्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल के छोटे बच्चे भी ये बात जानते हैं, लेकिन आप सेक्स तो करते हैं, लेकिन सेक्स को एंजॉय कर पाते हैं? क्या आपको पता है कि आपकी वाइफ को क्या पसंद है या आपकी वाइफ को क्या नहीं पसंद है? क्या आपने अपनी वाइफ से कभी जानने की कोशिश की है, या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि सेक्स करने के दरमियान आपकी वाइफ चरम सीमा तक पहुंच पाती भी है या नहीं? डॉक्टर, मैं अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी वाइफ भी चरम सीमा तक पहुँचे। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने कभी इस मामले में कोई शिकायत भी नहीं की। अब ये सच है कि हम लोग आपस में सेक्स के बारे में बातें बहुत कम करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। इट्स वेरी पर्सनल, लेकिन आपको मेरी बातों का खुलकर जवाब देना पड़ेगा। एक भी बात छुपाएंगे नहीं आप मुझसे। हाँ हाँ डॉक्टर, पूछिए ना। आप अपनी वाइफ को कितना समय देते हैं? मतलब खुले शब्द में कहूँ तो सेक्स करते वक्त आप कितना टाइम लेते हैं? यही कुछ 5 मिनट या इससे ज्यादा शायद ही कभी। मतलब एक्जैक्टली माय पॉइंट राजेश जी। समझ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप क्या बोल रही हैं डॉक्टर? एक्चुअली मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। प्लीज जरा खुल के बताइए ना। दरअसल क्या है ना मिस्टर राजेश जी,
महिलाओं का ऑर्गेज्म होने में थोड़ा वक्त लगता है और उनको उत्तेजित करने के लिए भी थोड़ा समय जाता है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे महिलाओं में जल्दी उत्तेजना पैदा की जा सके? आपको एक बात बताऊं राजेश जी, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि महिलाएं पुरुष की तुलना में बहुत ज़्यादा उत्तेजित होती हैं। ऐसा क्यों? बहुत ही सिंपल है राजेश जी। पुरुषों में एक ही सेक्सुअली सेंटर है जो है पेनिस, लेकिन महिलाओं का तो पूरा शरीर ही सेक्सुअल यूनिट है। और ये एक रहस्य से कम नहीं है। समझने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे और उसके बाद आप सेक्स का पूरा आनंद ले सकते हैं। डॉक्टर, एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसे समझ पाना क्या इतना मुश्किल है? एक्चुअली डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता। आप टेंशन मत लीजिए राजेश जी। उत्तेजना पैदा करना कोई इतना मुश्किल भी काम नहीं है। आपको अपनी वाइफ के साथ हर तरीके का ऑर्गेज्म पॉसिबल है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेक्स के दौरान आपकी वाइफ को सेक्स में क्या पसंद है और क्या नहीं। उन्हें कहाँ टच करना बहुत अच्छा लगता है और कहाँ नहीं। आप अपनी बातों से उन्हें ये जाहिर कर दीजिए कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और आप उन्हें चरम सीमा का आनंद दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप बेड पे जाने से पहले, मेरा मतलब है कि संभोग करने से पहले आपकी बातों में वो काम वासना दिखनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना राजेश जी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? एक्चुअली डॉक्टर, मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया। वो मैं भी बात कम करता हूँ और मेरी वाइफ भी थोड़ी शर्मीली है। आपको पता है राजेश जी, महिलाएं डर्टी टॉक बहुत पसंद करती हैं और वो पुरुषों को कल्पनाशील समझती हैं। अगर आप डर्टी टॉक करने में कंफर्टेबल हैं तो क्यों ना बेडरूम में जाने से पहले थोड़ी बातचीत शुरू की जाए। और बेड पे जाने के बाद? बेड पे जाने के बाद अपने पार्टनर को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। उनके नेक को बराबर स्पर्श करते रहें। आप उनको उतना उत्तेजित कर दें कि वो समझ जाएं कि आप क्या करना चाहते हैं और आप उन्हें सेक्स का पूरा आनंद दे सकते हैं। डॉक्टर, मैंने सुना है कि किसिंग का प्राइमरी रोल होता है सेक्स के दरमियान, बट क्या किसिंग सेकेंडरी है? किस इतने मायने तो नहीं रखती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि महिलाओं को फ्रीक्वेंट और पैशनेट किस बहुत पसंद है, जिससे उनकी उत्तेजना ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि महिलाएं किस से अंदाजा तक लगा लेती हैं कि ये मर्द मुझे चरम सीमा तक पहुँचा पाएगा या नहीं। और हाँ, कई बार सेक्स करते हुए आपके पार्टनर का अगर दिमाग भटक भी जाए तो आप किस करके उसे अपने साथ, मतलब सेक्स में इंक्लूड कर सकते हैं, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये कह लीजिए कि किस सेक्स में जनरेटर का काम करता है। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह से हम पॉर्न फिल्में देखते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, तो क्या महिला भी इसी तरह से उत्तेजित होती है? क्या है ना राजेश जी, महिलाएं थोड़ी शर्मीली किस्म की होती हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपकी वाइफ बहुत शर्मीली है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि पॉर्न फिल्में आज के टाइम में सभी लोग देखते हैं। महिलाओं को भी पॉर्न फिल्में देखना उतना ही पसंद है जितना कि पुरुषों को, लेकिन महिलाएं शर्म की वजह से उस बात को एडमिट नहीं करती। और हाँ, ये बात भी सच है कि जितने उत्तेजित मर्द लोग होते हैं पॉर्न फिल्में देखकर, उसी तरह औरतें भी पॉर्न फिल्में देखकर उत्तेजित होती हैं। तो इस सेक्स के लिए ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा डॉक्टर, फोरप्ले के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि सेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ये वाकई में इतना ज़रूरी है? अगर आप फोरप्ले करते हैं तो आप सेक्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, और अगर सेक्स का आनंद ज़्यादा उठाते हैं तो आप सेक्सुअली अपने पार्टनर को अपनी तरफ खींचते हैं। इसकी वजह से आप इंटरकोर्स करने से पहले ही अपने पार्टनर को चरम सीमा का आनंद दिला सकते हैं। डॉक्टर, मैंने ओरल सेक्स के बारे में बहुत सुना है। इनफैक्ट
बहुत सारी पॉर्न फिल्मों में देखा भी है। तो ये क्या बहुत ज़रूरी है? ये सब कुछ हाइजीनिक तो है ना? कहीं किसी प्रकार का यू नो व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल सही। मर्द लोग ओरल सेक्स तो करना चाहते हैं और अपनी वाइफ से उम्मीद भी रखते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो लोग आप ही की तरह ऐसे सवाल उठाते हैं कि क्या ये हाइजीनिक है। अगर ओरल सेक्स का आनंद लेना है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मेरी एक सलाह है आपसे कि अगर आप ओरल सेक्स करते हैं तो आप दोनों को सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर, सेक्स करने के पहले क्या किसी तरह की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए? अरे वाह राजेश जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब सेक्स करने के लिए वो माहौल होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। मतलब आपका रूम साफ होना चाहिए, आपकी बेडशीट अच्छी होनी चाहिए, पिल्लो थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए, जिससे आपके पार्टनर को भी सेक्स करने में एंजॉय आए और आपको भी। आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर, बिल्कुल सही। चलिए, मैंने आपको आज बहुत कुछ समझा दिया है। अब अगर कुछ और भी आपके दिल में है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं डॉक्टर, मेरे पास जितने सवाल थे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल चुका है। उम्मीद है कि अब मेरी जिंदगी पहले से बेहतर होगी। जी बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर। हेलो रोहिणी, हाउ आर यू? आई एम फाइन डॉक्टर, थैंक यू। तो कहिए, क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर, मैं इन दिनों एक्ने की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ। ये एक्ने कभी भी आ जाते हैं और अपने पीछे ये दाग धब्बे छोड़ जाते हैं। डॉक्टर, मैंने कई सारे घरेलू नुस्खे अपनाए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने इससे पहले कभी किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है? नहीं डॉक्टर, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी डॉक्टर के पास एक्ने की प्रॉब्लम लेकर आई हूँ। चलिए, तो अच्छा है कि आप यहाँ आ गए। एक्चुअली डॉक्टर, यहाँ आने की एक और भी वजह है। बताइए। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक्ने और सेक्स का डायरेक्ट कनेक्शन है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। एक्ने और पिंपल्स होने की बहुत सारी वजह हो सकती है और इनमें से एक मुख्य वजह इनएक्टिव सेक्स लाइफ भी है। वो कैसे? रोहिणी, मैं आपको एक्ने के बारे में बहुत सारे रीजन बताऊंगी एक एक करके, और ये भी समझाना चाहूंगी कि सेक्स से एक्ने का क्या लेना देना है। एक्ने की मुख्य वजह है हमारे शरीर के अंदरूनी हार्मोनल इम्बैलेंस और स्पेशली सेक्स हार्मोन्स, जैसे कि एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में इम्बैलेंस। त्वचा के नीचे स्थित सेबेशियस ग्लैंड्स, जो कि नमी देने के लिए तेल निकलता है, और वो हमारी त्वचा के अंदरूनी भाग में ही स्थित होते हैं। ये ग्लैंड्स चेहरे, पीठ, चेस्ट और कंधों पर ज्यादा होते हैं, और अगर ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे पोर्स चिपचिपे होकर ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पोर्स में बैक्टीरिया पनपने लगता है, और यही एक्ने का मुख्य कारण भी है। और अगर ये सेबेशियस ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो इनकी मेन वजह है एंड्रोजन हार्मोन, जो मेल और फीमेल दोनों में ही पाए जाते हैं। कई लड़कियों में पीरियड से पहले बार बार मुहासे निकल आते हैं और वो बिगड़कर एक्ने का रूप ले सकते हैं, और इसकी मेन वजह है ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का बहुत ज्यादा स्राव। इससे आपकी स्किन पर छोटे छोटे दानों के गुच्छे बन जाते हैं। इसी तरह सेबेशियस ग्लैंड से निकलने वाले सीबम की वजह से आपके स्किन के अंदर व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स पनपने लगते हैं, और जब ये व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स स्किन के अंदर ज्यादा फैल जाता है तो कभी भी फूट सकते हैं, और इसी की वजह से आपके स्किन के बाहरी हिस्से में एक्ने पनपने लगता है। तो डॉक्टर, इस केस में क्या किया जा सकता है? देखिए, आमतौर पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सेक्स और संभोग से बहुत ही असरदार तरीके से एक्ने को कम किया जा सकता है, क्योंकि सेक्स आपके हार्मोन लेवल को बैलेंस में रखता है। और आपको ये तो पता ही होगा कि सेक्स की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जो आपकी स्किन तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचाता है, जिससे आपकी त्वचा बहुत ही स्वस्थ और चमकदार बन जाती है। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार सेक्स करते हैं तो आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन नाम की एंटीबॉडी बढ़ जाती है, जो इम्यून सिस्टम को एक्ने बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। वाह, ये तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। डॉक्टर, इसके अलावा और भी कई रीज़न है एक्ने होने के?
जी हाँ, बिल्कुल है। इसके अलावा कुछ और बड़ी वजह भी हो सकती है, जैसे कि टॉक्सिन का बढ़ जाना। हमारे जो पोर्स होते हैं वो पसीने के थ्रू टॉक्सिन को बाहर फेंकते हैं, लेकिन अगर टॉक्सिन बढ़ जाता है तो हमारे पोर्स भी उनको बाहर निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। और हाँ, इनकी और भी वजह हो सकती है, जैसे कि स्किन एलर्जी, या फिर बहुत ज़्यादा तनाव होना, जंक फूड खाना, सैचुरेटेड फैट हो जाना, प्रदूषण की वजह से, कुपोषण होना, या फिर किसी भी दवाई की वजह से आपको साइड इफेक्ट हो जाना। फिर तो डॉक्टर आप मुझे इनसे बचने के तरीके बताइए प्लीज़। जी हाँ, अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो एक्ने की प्रॉब्लम बहुत जल्द ही आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे कि अपने खाने में आपको मसाले कम खाइए, मीठा कम खाइए, फैट वाली चीजें कम लीजिए, ऑयली चीजें मत खाइए, जिनमें फाइबर ज्यादा होता है वो सब्जियों का इस्तेमाल करें। और हाँ, जैसे कि सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, साबुत अनाज और ड्राई फ्रूट्स में जिंक ज्यादा होता है, जो हमें बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड के अलावा आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। आप अपनी त्वचा को अच्छे से धोएं, जिससे कि ऑयलीनेस दूर रहे। हर्बल साबुन का यूज करें, अपने बालों में डैंड्रफ ना होने दें। मेकअप कम से कम करें, और अगर कभी मेकअप करना भी है तो आप वाटर बेस्ड मेकअप का ही इस्तेमाल करें। स्ट्रेस से दूर रहें, 15 मिनट के लिए धूप जरूर सेकें, एक्सरसाइज करें और 8 घंटे की नींद जरूर लें। मुझे लगता है कि अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगी तो आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम रहती है तो आप जल्द से जल्द किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज तो बहुत सारी बातें मुझे पहली बार पता चली। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। नहीं डॉक्टर, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। मैं आज से ही अपनी लाइफस्टाइल चेंज करूंगी, और अगर मुझे कोई डाउट फिर से लगेगा तो मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी। बिल्कुल, ज़रूर आना। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर। वेलकम। जी कहिए, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी डॉक्टर, बबीता। हाँ तो कहिए बबीता जी, क्या परेशानी है? वैसे तो आपका फेस देखकर लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर साहब, मेरी अभी भी नई शादी हुई है और मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, मगर मगर क्या? डॉक्टर मैं फिलहाल मां नहीं बनना चाहती। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो आपके पति और आपके बीच की समझदारी की बात है। लेकिन डॉक्टर, अभी भी हमारी शादी हुई है तो उनको मैं संभोग के लिए मना भी नहीं कर सकती और मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम है। संभोग ना करने से ही प्रेगनेंसी को नहीं रोका जा सकता, बल्कि शारीरिक सुख लेते हुए भी आप प्रेगनेंसी पे कंट्रोल कर सकती हैं। वो कैसे डॉक्टर? आजकल कॉन्डम के बारे में किसको नहीं पता बबीता जी, लेकिन ताज्जुब होता है जब लोग बोलते हैं कि कॉन्डम के बारे में नहीं पता। कॉन्डम सिर्फ प्रेगनेंसी रोकने के लिए काम नहीं आता, बल्कि कॉन्डम से एसटीडी इन्फेक्शन से भी रोका जा सकता है। डॉक्टर, पिल्स के बारे में शायद मैंने अपनी फ्रेंड या नेट पे पढ़ा होगा। जी हाँ, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं सलाह दूंगी कि आप पिल के साथ साथ कॉन्डम भी यूज करें। कई बार क्या होता है कि आप पिल लेना भूल जाते हैं, तो उसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। डॉक्टर, जो आपने पिल के बारे में बताया वो कभी भी ले सकते हैं या फिर सेक्स के समय? देखिए, पिल्स का सेक्स के टाइम से कोई लेना देना नहीं है, बस आप रेगुलर एक ही समय पर लें। डॉक्टर, मेरी फ्रेंड बोलती है कि पीरियड के समय सेक्स किया जाए तो बच्चा नहीं हो सकता, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। काफी लोग समझते हैं कि पीरियड के दौरान सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए कभी भी सेफ समय नहीं होता। डॉक्टर, मेरे पति तो कोशिश करते हैं डिस्चार्ज से पहले ही बाहर। बबीता जी, संभोग के समय किसी का भी बस नहीं होता। मर्द के स्पर्म की एक बूंद ही काफी है प्रेग्नेंट होने के लिए। इसीलिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स कभी भी भरोसेमंद नहीं होता प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। डॉक्टर, मैंने सेफ पीरियड के बारे में सुना है, तो क्या ये गलत है? जी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। पीरियड के 8वें दिन से लेकर 21वें दिन के समय को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं, यानी कि अनसेफ पीरियड। और इस समय में प्रेगनेंसी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैडम, ये डे कब से काउंट होगा?
जिस दिन आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं, आई मीन फर्स्ट डे से काउंट किया जाता है। तो क्या बाकी के दिन सेफ है? पीरियड साइकिल फर्स्ट डे से लेके और 7 डे 22 डे से लेके 28 डेज तक सेफ माने जाते हैं, लेकिन वो भी उस टाइम पर अगर आपके पीरियड सेम समय सेम डेट पर आते हैं। उसके बीच का समय बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। मैडम ये रेगुलर पीरियड साइकिल मतलब? अगर आपके पीरियड एग्जैक्टली 28 डेज के बाद होते हैं तो वो रेगुलर पीरियड बोले जाते हैं, लेकिन अगर 28 डेज के बाद बहुत ज्यादा समय निकल जाए तो उसको इरेगुलर पीरियड बोलते हैं। इस केस में सेफ पीरियड वाले रूल रिलायबल नहीं होते, मगर हाँ, मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि इस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या मैडम फोर प्ले से प्रेगनेंसी का चांस रहता है? जनरली फोर प्ले का प्रेगनेंसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके हस्बैंड का स्पर्म किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके वजाइना के संपर्क में ना आने दें। थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरे सवालों का जवाब मिल गया। फ्यूचर में कभी आपकी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आपके पास आऊंगी। जी बिल्कुल। हाँ जी, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर, वो क्या है ना, मैं और मेरे पति एक परेशानी में गिरफ्तार हैं। तो बताइए क्या परेशानी है आप लोगों को, लेकिन सब कुछ खुलकर बताइएगा, कुछ भी छुपाइएगा मत। क्या है ना डॉक्टर, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर जब से मेरे गुप्तांग में दर्द रहने लगा है, इनके फंसाने पे मैं इनको मना कर देती हूँ और ये हमेशा जिद करते हैं। मैं हमेशा इनको इनकार कर देती हूँ और इसके कारण इनको लगता है कि मैं इनको धोखा दे रही हूँ और मेरा किसी से चक्कर चल रहा है। तो आप अपने पति को सब कुछ सच क्यों नहीं बता देती? डॉक्टर, डर लगता है अगर मैंने इनको सच बता दिया और शायद ये कोई खतरनाक बीमारी समझ के मुझे छोड़ दिया तो। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपके गुप्तांग में कुछ स्मेल वगैरह? जी डॉक्टर, हल्की सी स्मेल और दर्द रहता है। देखिए, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकती हूँ कि आपको जो आपकी पत्नी से शिकायतें हैं वो एकदम बेबुनियाद है, एकदम गलत है। इनके बदमाशा में कुछ रेशे चिपक गए हैं, जिसकी वजह से वो सेक्स में इंटरेस्ट नहीं ले पाते और आपसे दूर भागते हैं। बहुत बड़ी बीमारी नहीं है ये, जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करके वो रेशे निकाले जा सकते हैं, लेकिन अगर वो रेशे ना निकाले गए तो आपकी पत्नी फ्रिजिडिटी का शिकार हो सकती है। डॉक्टर, ये फ्रिजिडिटी क्या है? कुछ समझ में नहीं आया। औरतों में सेक्स की इच्छा कम होना या बिल्कुल ना होना, इसे मेडिकल लैंग्वेज में फ्रिजिडिटी बोलते हैं, मतलब ठंडा होना, और आपके केस में यही है। इस वजह से औरतें अपने सेक्स में आखिरी चरण तक नहीं पहुंच पाती और मर्द लोग उनमें दिलचस्पी लेना कम कर देते हैं। इस वजह से लोगों के घर खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों में सेक्स की इच्छा ही नहीं है, वो सेक्स करना ही नहीं चाहती या वो ठंडेपन होने का ढोंग कर रही हैं। नहीं, इसके लिए कोई मजबूरी भी हो सकती है, उनकी फिजिकल प्रॉब्लम, उनके शरीर में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो वो मर्दों को अपने पास नहीं आने देती। लेकिन मर्दों को ये सोचना होगा कि औरतें कभी सेक्स से भागना नहीं चाहती, वो ठंडेपन होने का ढोंग नहीं करती हैं। जरूर इसमें कोई मजबूरी है, उनकी शारीरिक प्रॉब्लम, जैसे कि आपकी पत्नी के साथ हुआ है, उनके गुप्तांग में दर्द होना। लेकिन मर्द लोग ये बात बिल्कुल नहीं समझ पाते। लेकिन डॉक्टर, ये भी तो हो सकता है कि फ्रिजिडिटी जो है वो दिमाग में हो गया हो, और अगर हम आपस में बातचीत करके इसे सॉल्व करना चाहें तो शायद सॉल्व भी हो जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ऐसा भी होता है। औरत का ठंडापन और आदमी की नामर्दी, दोनों एक ही रीज़न है, दिमागी बीमारी, जो लोगों के दिमाग में शुरू से ही डाल दी जाती है कि सेक्स से दूर रहें, सेक्स की बातें ना करें। जो लोग सेक्स की बातें कर रहे हैं वो लोग बदतमीज़ हैं। ये सब चीज़ें इनके दिमाग में पहले ही डाली जाती हैं, इसीलिए औरतें फ्रिजिडिटी की शिकार हो जाती हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि किसी लड़की की किसी ऐसे मर्द के साथ शादी कर दी जाए जिसे वो पसंद ही ना करती हो, जिसके साथ वो खुश ही ना हो। उस सिचुएशन में भी लड़की फ्रिजिड हो जाती है, और फ्रिजिड औरत कभी भी सुखी परिवार नहीं बना सकती, एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकती। वो अपना दुख, अपना दर्द अपनी बेटियों को दे जाती है। वो उन्हें सिखा जाती है कि सेक्स गंदी चीज़ है, सेक्स के बारे में बात करना एकदम गलत है।
इसीलिए उनकी लड़कियां भी फ्रिजिड हो जाती हैं। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इंसान की शारीरिक बीमारियां, शारीरिक तकलीफ भी उनको फ्रिजिड बना देती है। और आपके केस में ऐसा ही कुछ है। तो आप जल्दी से जल्दी आइए, मैं आपकी वाइफ का छोटा सा ऑपरेशन कर देती हूँ। ये 4 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। और कुछ पूछना चाहेंगे आप मुझसे? कुछ और है आपके दिल में? नहीं डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, आई एम ऋषभ। हेलो ऋषभ, हाउ आर यू? आई एम फाइन डॉक्टर, लेकिन आजकल मैं एक बहुत बुरी प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। पता नहीं आपसे कैसे एक्सप्लेन करूँ। देखिए मिस्टर ऋषभ, अपने डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। और जब तक आप मुझे अपनी परेशानी बताएंगे नहीं तो मैं कैसे आपकी परेशानी का सलूशन निकालूंगी? जी डॉक्टर। तो बोलिए फिर। डॉक्टर, मैं 26 साल का हूँ। पिछले 10 साल से मैं हस्तमैथुन करते आ रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैंने मास्टरबेशन छोड़ दिया, लेकिन कुछ महीनों से मेरा नाइट में डिस्चार्ज हो जाता है और कभी कभी दिन में भी हो जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए इस बारे में आपसे बात करना है। आपकी परेशानी को हमारी भाषा में नाइटफॉल कहते हैं, यानी कि स्वप्न दोष। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप कोई सोने से पहले उत्तेजक फिल्म या फिर कोई फोटोग्राफ्स देखते हैं क्या? डॉक्टर रेगुलर तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी नेट पे वीडियो देख लेता है। देखिए, सपने में सेक्स संबंधित दृश्य देखने से गुप्तांग में उत्तेजना पैदा होती है, जिसकी वजह से शुक्राशय में इकट्ठा हुआ वीर्य निकल जाता है, जिसे हम स्वप्न दोष कहते हैं। डॉक्टर, इसका कोई और भी कारण हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसका एक कारण कब्ज भी हो सकता है। कब्ज की वजह से मलाशय में मल का सड़ जाना। डॉक्टर, ये प्रॉब्लम मुझे ही क्यों हो रही है? मुझे तो कब्ज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आप ही को है। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हर पुरुष ने कभी ना कभी एक बार एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर किसी को कब्ज की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो। लेकिन हाँ, कब्ज भी एक कारण हो सकता है। तो फिर इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर? देखिए, इस स्थिति में पेशेंट को 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अपने पेट को साफ रखें। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की बीमारी का जल्द से जल्द इलाज करवाएं और अपने गुप्तांगों को साफ रखें। और हाँ, दूसरी बात, अपने दिमाग को पूरी तरीके से साफ रखें। जब तक आपका नाइट फॉल का इलाज नहीं हो जाता है, तब तक कामुक सोच से दूर रहिए। तब तक आप मास्टरबेशन ना करें। उत्तेजित करने वाली वीडियो या फिर चित्र बिल्कुल ना देखें। कब्ज तो ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा, पर दिमाग को कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल है। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन दिमाग को स्थिर रखने के लिए आपको और किसी एक्टिविटीज में ध्यान देना होगा, जैसे कि मेडिटेशन करें। नाइटफॉल या फिर स्वप्न दोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत सही तरीका है कि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। अच्छा और पौष्टिक आहार खाएं, मॉर्निंग वॉक पर जाएं। रिलैक्सेशन के लिए अरोमा ऑयल से आप बबल बाथ भी ले सकते हैं। बादाम वाला दूध पिएं, दही खाएं, ठंडे पानी से नहाएं, ठंडी दही खाएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि सोने से पहले अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें। फिर देखिए कि आपकी ये परेशानी कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। एनी मोर क्वेश्चन? नो डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं आज से इस पे अमल करूंगा। थैंक्स अ लॉट। अगर कभी भी कोई भी डाउट्स हो तो आप कभी भी आ सकते हैं। श्योर, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। हेलो मिसेस बबीता, हाउ आर यू? आई एम गुड डॉक्टर। पर आपको अब तक मेरा नाम याद है? बिल्कुल, मैं अपने पेशेंट्स को कभी नहीं भूलती हूँ। आप लास्ट टाइम जो मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आई थी, यकीन है कि ठीक हो गई होगी। अब आपके पति को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। जी, पर क्या हुआ? आपकी शादी को तो 5 साल गुजर चुके हैं ना, फिर अभी क्या परेशानी है? इसलिए तो डॉक्टर आई हूँ आपके पास। मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं और मेरी एक बेबी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या परेशानी है? डॉक्टर, मेरे और मेरे पति के बीच में पहले से तक कुछ भी नहीं रहा। वो कहते हैं कि संभोग करने में मज़ा नहीं आता, और वो मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं।
पर डॉक्टर साहब मैं थोड़ी अपसेट भी हूँ और कंफ्यूज भी हूँ। देखिए, ये यंग पेरेंट्स के लिए सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करना बहुत ही मुश्किल है। आप अपसेट हैं और कंफ्यूज भी है, आपकी बात भी सही है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आप अपने आप को दोष क्यों दिए जा रहे हैं, बल्कि इस सिचुएशन में आपके पति को आपकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन एक बात और भी अच्छी है आप दोनों में, कि आप दोनों में बहुत प्यार है। और आपको पता है, लव और सेक्स दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ एक ही है। डॉक्टर, क्या ये सच है कि बेबी होने के बाद साइज बढ़ जाता है और पुरुष को संभोग करने में मज़ा नहीं आता? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि बेबी बर्थ के बाद वजाइना का साइज थोड़ा बदलता है, लेकिन उसके साइज कितना बदलता है वो डिपेंड करता है बेबी के वेट पर। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि वजाइना का साइज बहुत ज़्यादा नहीं बदलता। और एक बात और बता दूं मैं आपको, नॉर्मल वुमन के वजाइना का साइज 2.5 से 3.5 इंच होता है, और जब वो उत्तेजित होती है तो वो साइज 3.5 से 4.5 इंच का हो जाता है, और डिलीवरी के टाइम वही साइज 7 से 7.5 इंच होता है। इस केस में इंजरी और वीकनेस की वजह से मसल्स लूज पड़ जाते हैं, मगर ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पर डॉक्टर, ये बात तो मेरे हस्बैंड को समझनी होगी ना। एनीवेज, वजाइना साइज मेंटेन करने के लिए कोई उपाय है? बिल्कुल है। आपको पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक्सरसाइज करनी होगी, जिसे हमारी भाषा में केगल एक्सरसाइज बोलते हैं। एक्सरसाइज? कैसे एक्सरसाइज डॉक्टर? यूरिन के समय आपको हर 4-4 सेकंड में अपना यूरिन फ्लो रोकना होगा, और जब आप ये कर रही होंगी तो आपको समझ में आएगा कि आपकी मसल्स आपकी मदद कर रही हैं, और इसी मसल को बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। बस इसी मसल्स की एक्सरसाइज करनी है आपको। पर डॉक्टर, ये कैसे मालूम होगा कि एक्सरसाइज सही हो रहा है कि नहीं? बहुत ही आसान है। इसके लिए आप अपनी फिंगर यूज़ कर सकती हैं, 1 या 2 अपने हिसाब से। और जब आपको लगने लगे कि आपकी वजाइना के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं या टाइट हो रहे हैं, या आपकी फिंगर टाइट लगने लगी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सरसाइज एकदम सही हो रही है। और डॉक्टर, ये केगल एक्सरसाइज कितनी बार करना चाहिए? आप दिन में 5 से 10 बार कर सकती हैं, लेकिन एक सेशन को कम से कम 10 बार दोहराना होगा। डॉक्टर, ये एक्सरसाइज का असर कब तक दिखेगा? 8 से 10 वीक में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। क्या ये निश्चित है कि इससे फायदा होगा? बहुत हद तक इससे फ़ायदा होगा, लेकिन अगर इससे फ़ायदा नहीं होता है तो आप वजाइनल कॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वजाइना कॉन क्या है? वजाइनल कॉन एक डिवाइस है जो आपको मेडिकल शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, अलग अलग साइज़ और अलग अलग वेट के हिसाब से। आप उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं। मतलब स्टार्टिंग में आप उसे कम वेट का यूज़ करें, और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएं तो आप उसका वेट बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर, इसे कैसे यूज़ करना होगा? इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना होगा। बस दिन में 2 या 3 बार आपको यूज़ करना है, और सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने वजाइना में रखना है। शुक्रिया मैम, ये सब कुछ सफल हुआ तो मेरी दुनिया ही बदल जाएगी, और मैं अपने पति को सरप्राइज दूँगी। बिल्कुल होगा, लेकिन हाँ, अगर नहीं हो पाया तो सर्जन आपको सर्जरी की सलाह देंगे। ओके डॉक्टर, फिलहाल मैं ये सब कुछ ट्राई कर लेती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो कभी भी आ सकती है। जी डॉक्टर, थैंक यू। Mr. D'Souza, if I am not wrong. No, you are absolutely right. But how? I'm a doctor. So I know everything. You are not a doctor. You are astrologer. अरे मिस्टर डिसूजा, आप तो सीरियस हो गए। I was just joking. Good job, doctor. You can call me Justin. Justin D'Souza. ओके मिस्टर जस्टिन डिसूजा, सुना है मैंने आपके बारे में, आपका कार्ड भी देखा मैंने। तो आपका यहाँ आने का कारण कुछ सेक्स के ऊपर ही होगा। वैसे जर्नली मेरे पास तो सेक्स से पीड़ित लोग ही आते हैं। ये दाद देने होगी आपके दिमाग की। आपने बिल्कुल सही समझा। एक्चुअली मैं सेक्स के टॉपिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, उसी सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो क्या है आपका पहला टॉपिक? एक्चुअली मेरी रिसर्च के अनुसार या फिर आम लोगों की जिंदगी में मैंने देखा है कि पुरुष अपने पेनिस के साइज को लेके
बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, खासतौर पे अपने भारतीय पुरुष। इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जस्टिन आप। ज्यादातर लोग अपने पेनी साइज को लेकर मानसिक तौर पर एक बीमारी सी पाल लेते हैं और इस वजह से ना तो वो खुद सेक्स का मजा ले पाते हैं और ना ही अपनी लाइफ पार्टनर को, यहाँ तक कि बात डिवोर्स तक पहुँच जाती है। तो डॉक्टर, पेनिस का साइज कितना मायने रखता है अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए? देखिए, सेक्स के दौरान अपने इमोशनल साइड को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि सेक्स के दौरान आपकी इमोशनल बाउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इंटीमेट एक्टिविटीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें पेनिस छोटे साइज का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर, मैंने सुना है कि ज्यादातर महिलाएं पुरुष के गुप्तांग के साइज को लेकर बहुत उत्सुक होती है। यही तो प्रॉब्लम है हमारे समाज की कि लोगों की बातों में आकर अपना घर खराब कर लेते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 85% महिलाएं मर्दों के गुप्तांग से खुश रहती हैं, लेकिन 55% मर्द अपने ही गुप्तांग से नाखुश हैं। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक छोटे पेनिस का व्यक्ति अपने पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्टि दे सके? ये सत्य है कि संभोग के दौरान पुरुष का लिंग एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन ये भी सत्य है कि संभोग के दौरान इमोशन और प्यार ये भी बहुत बड़े रोल अदा करते हैं। स्त्री की योनि एक इलास्टिक की तरह होती है, वो किसी भी लिंग के साइज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, लेकिन हाँ, कभी कभी इसे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत भी पड़ती है। ज्यादातर महिलाएं लिंग के ऊपरी कुछ सेंटीमीटर तक को ही अपने वेजिना में महसूस कर पाती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि छोटा लिंग होने के कारण एक औरत अपनी चरम सीमा तक पहुंचे। आपको पता है 34% महिलाएं अपनी वजाइनल सेक्स को चरम सीमा तक ले जा सकती हैं। और बाकी की महिलाएं आपके हिसाब से वो वेजाइनल सेक्स को एंजॉय नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, करती हैं, लेकिन 80% महिलाएं वेजिनल सेक्स के अलावा क्लिटोरल स्टिमुलेशन की आवश्यकता होती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि पेनिस का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल है। तो इसका मतलब अगर पेनिस पतला हो तो क्या प्लेजर नहीं मिल सकता? बिल्कुल कर सकती है, घबराने की कोई बात नहीं है। बल्कि अच्छी बात तो ये है कि औरत अपनी वेजाइना को ज़रूरत के अनुसार खोल सकती है और सुपोड़ सकती है, यहाँ तक कि बच्चे पैदा करने के बाद भी वो अपनी वजाइना को मेंटेन रख सकती है एक एक्सरसाइज के थ्रू, और उस एक्सरसाइज को हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं फोम बिल्डिंग। तो डॉक्टर, आपके अकॉर्डिंग किसी भी पुरुष के पेनिस का साइज कितना होना चाहिए? देखिए, औरतें पुरुष को मानसिक रूप से भी एंजॉय करती हैं, लेकिन हमेशा वेजाइनल सेक्स के भरोसे हर चीज़ को भूल जाना ये भी सही चीज़ नहीं है। कुछ और चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए। वेजाइनल की भी 3 से 4 इंच की होती है और ये छोटे पेनिस के लिए इनफ है। अच्छा डॉक्टर, पेनिस के अलावा और भी तो कुछ होता होगा जिससे महिलाएं संतुष्ट हो सकें? देखो, सेक्स को कभी भी काम के तरीके से मत लो। आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर बातें करो, उसकी बातों को समझो और सुनो कि वो क्या चाहता है। सेक्स ही हमेशा जरूरी नहीं होता। आप लोग फोरप्ले भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब ओरल सेक्स। ये भी कहीं ना कहीं औरत और मर्द को चरम सीमा तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो क्या ओरल सेक्स में पेनिस की लेंथ और मोटाई कोई मायने नहीं रखती? सही पूछा आपने। ज्यादातर महिलाएं अपने पार्टनर के साथ ओरल सेक्स करना पसंद करती हैं और इसमें पेनिस की साइज या मोटाई कोई मायने नहीं रखती। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। अगर और भी कुछ सवाल हैं आपके मन में तो पूछ सकते हैं। नहीं डॉक्टर, इस रिसर्च के लिए मुझे जितनी जानकारी चाहिए थी उतनी मुझे मिल चुकी है। अब अगर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे आगे मिल तो सकता हूँ ना डॉक्टर? बिल्कुल आइएगा, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मैं भटके हुए लोगों को कुछ राह दिखा पाऊँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। हेलो माया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। अरे, लेकिन चेहरे पर काफ़ी उदासी नजर आ रही है, कुछ तो परेशानी है।
बताइए क्या परेशानी है? डॉक्टर, सेक्स करने के बाद मेरा मन बहुत उदास हो जाता है और ऐसा भी नहीं कि किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की हो। अच्छा, तो इसका मतलब कि सेक्स आपकी मर्जी से ही होता है? जी, सेक्स मैं अपनी मर्जी से ही करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर डॉक्टर, ऑर्गेज़म के बाद मैं बहुत मायूस हो जाती हूँ। मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। माया, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? जी, मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या पता है आपके पार्टनर को आपकी उदासी के बारे में? डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ पता है। कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है डॉक्टर? नहीं नहीं, आप घबराइए मत, मैं आपको इसकी जानकारी पूरी डिटेल में देती हूँ। देखिए, बहुत सारी महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि एक अच्छे सेक्स के बाद डिप्रेशन या फिर उदासी हो जाती है। मेडिकल टर्म्स में इसको पोस्ट कोइटल डिस्फोरिया कहते हैं या फिर पोस्ट कोइटल ब्लूज। इसमें आपको ऑर्गेज्म के तुरंत बाद अकेलापन सा महसूस होने लगता है। किसी किसी को तो कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन किसी किसी को काफी समय तक रहता है। ओह गॉड! जी हाँ, 230 महिलाओं पर रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई है कि कुछ महिलाएं सेक्स करने के बाद उदास हो जाती हैं। और आपको पता है कि कुछ महिलाएं तो सेक्स के बाद रोने भी लगती हैं, और ये होता है हार्मोनल शिफ्ट की वजह से। इसके कोई स्पेसिफिक वजह नहीं होती है और ना ही ये कोई बीमारी है कि आप इसे दवा लेके ठीक कर सकें। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। कई बार क्या होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो आप अपने मन और दिमाग में बिठा कर बैठ जाते हैं, जिसे आप भूलना चाहकर भी भूल नहीं सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके फर्स्ट टाइम के साथ जुड़ी हो। मतलब किसी भी तरह की घटना, चाहे कभी भी घटी हो, बचपन में भी? बिल्कुल, पीसीडी एक तरीके का डिप्रेशन ही है। कई बार क्या होता है कि आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो आपके दिमाग में घर कर लेती हैं, जिसे आप याद करना ही नहीं चाहते या फिर वो यादें आपको आती ही नहीं। लेकिन हार्मोनल शिफ्ट की वजह से वो यादें बाहर निकल कर आती हैं एक उदासी के तौर पर। और इसकी एक वजह और भी हो सकती है कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशन कैसा है, या फिर आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर से कर पाती हैं या नहीं। इसकी वजह भी पीसीडी बन सकती है। तो फिर इसको कैसे दूर करूं डॉक्टर? यहाँ आपके पार्टनर की बहुत अहम भूमिका है। डिप्रेशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ लव और केयर से ही दूर किया जा सकता है। जैसे एक अच्छे सेक्स की जरूरत होती है, वैसे ही सेक्स के बाद आपके और आपके पार्टनर में केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। सेक्स के तुरंत बाद अगर आपके पार्टनर ने आपको कडल किया है या फिर उसके बाद कुछ अच्छी और प्यारी बातें हो जाएं, तो भी आप पीसीडी से दूर हो सकते हैं। लवी डवी सिर्फ सेक्स से पहले ही जरूरी नहीं है, बल्कि सेक्स के बाद भी होना चाहिए। आप लोगों में अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखें और मन में कोई भी बात हो तो अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। आप अगर इन सब चीज़ों पर अमल करेंगी तो देखिए आपकी ये परेशानी कितनी जल्दी दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं आगे से इन सारी बातों का ख्याल रखूंगी। गुड। हाँ, तो आप हैं मिस्टर राहुल? जी डॉक्टर। कहिए, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ? डॉक्टर, अरे शर्माइए मत, डॉक्टर को अपना दोस्त समझकर हर बात बता दीजिए। तो प्लीज़ बताइए, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ? एक्चुअली डॉक्टर, अगले वीक मेरी शादी है, तो शादी के बाद सुहाग रात में सेक्स कैसे करते हैं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ बताया है, बस उतना ही जानता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों ने ये भी बताया है कि हर मर्द हर औरत को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो इसमें कितनी सच्चाई है प्लीज़? आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं सलाह लेने के लिए, वरना आप जैसे कई नौजवान इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं और किसी से सलाह तक नहीं ले पाते। देखिए मिस्टर राहुल, लोग सेक्स तो कर लेते हैं लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते। तो डॉक्टर, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए मिस्टर राहुल, ये बात मैं कई बार काफ़ी लोगों को समझा चुकी हूँ।
कि सेक्स कोई हार या जीत का खेल नहीं है। इसे काम की तरीके से लेकर जल्दी खत्म करने की कोशिश में मत रहिए, बल्कि इसे आनंद के साथ कीजिए। जैसे हम लोग खाना बड़े आनंद के साथ खाते हैं, वैसे ही हमें संभोग भी बड़े आनंद के साथ ही करना चाहिए। चाहे मर्द हो या औरत हो, उसे अपने पार्टनर के साथ इमोशनली जुड़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। संभोग का तरीका नहीं बदलता, लेकिन अपने मूड में बदलाव ज़रूर लाना चाहिए। संभोग कभी पुराना नहीं होता। आप जब भी संभोग करो तो ऐसा महसूस करो कि जैसे आप पहली बार कर रहे हो। वही प्यार, वही नज़ाकत, वही मूड, वही सब कुछ। डॉक्टर, मुझे तो ये बिल्कुल भी पता नहीं था। हम मिस्टर राहुल, अब ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को हर बात मालूम हो। अच्छा डॉक्टर, ये जी स्पॉट क्या होता है? मतलब मेरे दोस्तों ने इसके बारे में मुझे बताया था, पर मैं थोड़ा बारीकी से जानना चाहता हूँ कि क्या होता है ये। जी स्पॉट के बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है। ये वजाइनल कैनल के 2 इंच ऊपरी वाली वॉल पर होता है, और कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि ये स्पंजी होता है, मतलब एक छोटे से सिक्के के बराबर। लेकिन इसको महसूस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो डॉक्टर, अगर हम इसे महसूस नहीं कर पाए तो फिर क्या करना होगा? जी स्पॉट को मालूम करना मुश्किल तो है, लेकिन उतना असंभव भी नहीं। अगर आप ढूंढने में नाकामयाब हो भी जाते हैं तो फोर प्ले के दौरान अपने पार्टनर की मदद ले सकते हैं। डॉक्टर, ये फोर प्ले क्या होता है? फोर प्ले मतलब इंटरकोर्स से पहले का प्रोसेस, जैसे अपने साथी को चूमना, उनके गुप्त अंगों को सहलाना, और यहाँ तक कि मसाज भी देना। ये आपके पार्टनर को उत्तेजित करने में आपकी मदद करेगा। और हाँ, महिलाओं के बालों को खींचकर भी उनकी काम वासना को बढ़ाया जा सकता है। मगर डॉक्टर, सेक्स में हेयर पुलिंग से इनका क्या मेल जोल है? देखो राहुल, हमारे सर पे बहुत सारी नसें होती हैं, और जब एक महिला उत्तेजित होती है तो वो नसें और भी सेंसिटिव हो जाती हैं। इसी के कारण औरतों के बालों के साथ खेलना चाहिए। उसकी वजह से औरतें और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो उत्तेजित हुई कि नहीं? मतलब क्या मुझे उससे पूछना पड़ेगा? मिस्टर राहुल, बेड पर कोई भी बात पूछी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। और जब एक महिला उत्तेजित होती है तो उसका पता आसानी से चल जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, उसकी बॉडी में कसाव आने लगता है। उस वक्त महिलाएं आक्रामक रूप में दिखती हैं, और उस सिचुएशन में वो लोग अपने नाखून तक यूज करती हैं। डॉक्टर, अगर हम हर तरह की कोशिश करते हैं फिर भी लड़की अगर उत्तेजित ना हो, फिर हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा भी होता है। लेकिन उसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1-2 टेस्ट करने होंगे, और इससे हमें जल्दी पता चल जाएगा कि कहीं वो फ्रिजिडिटी की शिकार तो नहीं है। डॉक्टर, ज़्यादातर फिल्मों में मैंने देखा है मर्द ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो हमारे रियल लाइफ में भी क्या ऐसा होगा क्या? बिल्कुल सही। अरे, अपने पार्टनर के सामने एग्रेसिव होना तो और भी अच्छी बात है, तभी तो आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अब ये सारी बात ना मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। बिल्कुल बताइएगा। लेकिन आपने जो ये कदम उठाकर इतना अच्छा काम किया है, ये काबिले तारीफ है। बल्कि तुमने शादी से पहले ये सलाह लेकर बहुत ही अच्छा काम किया। औरत या आदमी दोनों को सेक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन की सच्चाई है। कई बार तो इस सच्चाई को ना जानने की वजह से लोगों के घर तक खराब हो जाते हैं। लेकिन आप एकदम सही समय पर आए। खैर, अभी तो मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी नहीं डॉक्टर, थैंक यू। आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी। शायद इससे मेरे आने वाले जीवन में
कुछ अच्छा हो। बिल्कुल अच्छा। वेलकम। हेलो, तो क्या परेशानी है आपकी, बताइए। डॉक्टर, मुझे लगता है मुझे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि जब मैं टॉयलेट जाता हूँ, जब मैं यूरिन पास करने जाता हूँ तो मुझे लिंग में तकलीफ होती है। हो, आई सी। क्या आपके लिंग में कोई श्राव भी आता है? जी हाँ, एक मटमैला रंग का श्राप सा निकलता है। इसके अलावा कोई और तकलीफ होती है आपको? वैसे मटमैले रंग का श्राप तो आता ही है, और वो कभी कभी हल्के हरे रंग में ही बदल जाता है। उसके कारण मेरे अंडकोश में सूजन भी आ जाती है। एक तो इतना दर्द होता है और ऊपर से बार बार पेशाब भी लगती है। ओके, तो मिसेस कुमार, क्या आपको किसी तरह का खास तरीके का कोई सिम्टम्स नजर आते हैं या फिर किसी तरीके का पेन? नहीं डॉक्टर, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, बट सेक्स करने के बाद कभी कभी खून जरूर आता है। कोई खतरे वाली बात तो नहीं डॉक्टर? देखिए, जिस तरीके के लक्षण आप लोगों ने मुझे बताए हैं उससे तो शायद यही नजर आता है कि शायद आप लोगों को गोनोरिया हो गया है। गोनोरिया? डॉक्टर, ये क्या होता है? गोनोरिया एक बैक्टीरिया से फैलने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जिसे हम STI भी कहते हैं। और ये बीमारी असुरक्षित यौन संबंध बनाने से या फिर गूदा या मुख मैथुन की वजह से भी हो सकती है, जिसे हम एनल और ओरल सेक्स भी बोलते हैं, जिसके करने से ये फैलता है। और हाँ, अगर कोई इन्फेक्टेड महिला गर्भवती होती है तो उसके अजन्मे बच्चे को भी ये बीमारी हो सकती है। तो डॉक्टर, क्या ये एड्स जैसा खतरनाक है? जी नहीं मिसेस कुमार, एड्स का इलाज हम लोग दवाइयों के जरिए नहीं कर सकते, लेकिन गोनोरिया का इलाज अगर आप सही समय पर करा लेते हैं तो इससे आप जल्द से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। ये खतरनाक इस लिहाज से भी है क्योंकि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बहुत ही तेजी से बढ़ता है और जिसका इलाज सही समय पर नहीं कराया गया तो आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। और हाँ, गर्भवती महिला का अजन्मा बच्चा अंधा भी पैदा हो सकता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में इसके लक्षण बहुत देर से नजर आते हैं, लेकिन हाँ, अगर फिर भी आपको मटमैला या हरे रंग का वजाइनल डिस्चार्ज होता है या फिर वजाइना में कोई बदबू या फिर सेक्स के दौरान कोई दर्द या फिर सेक्स के बाद खून आना, इस तरह के कुछ लक्षण नजर आते हैं तो ये गोनोरिया के लक्षण हो सकते हैं। तो फिर अब हम क्या करें डॉक्टर? देखिए, सबसे पहले तो आपको जल्द से जल्द जांच करवानी होगी और अगर रिपोर्ट में कंफर्म होता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर हम इलाज आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर, जब तक हमारे रिपोर्ट्स नहीं आ जाते हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक आप टेस्ट नहीं करा लेते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज से दूर रहें, यहाँ तक कि एनल और ओरल सेक्स से बिल्कुल दूर रहें। और हाँ, जब आपकी रिपोर्ट आ जाती है तो आप उसका इलाज करवाएं और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आप सेक्स से दूर ही रहें। क्या ये पता चल सकता है कि हम ठीक हो रहे हैं या नहीं? देखिए, मेडिकेशन लेने के 2-3 दिन में ही आपको महसूस होने लगेगा कि आपका श्राव कम हो गया है और यूरिन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो आपको होती है, जैसे कि पेन होना, वो भी कम हो जाएगा। और हाँ मिसेस कुमार, आपके कूलों का दर्द भी कम होने लगेगा और फिर उसके बाद तो आपका फिजिशियन आपको बता ही देगा कि आपके इलाज में कितना वक्त लगेगा। हाँ, वो भी है। ध्यान रखिए, सेक्स के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल करना न सिर्फ आपको अनचाहे गर्भ से बचाता है बल्कि वो आपको अनेक इन्फेक्शन से भी बचाता है। ठीक है डॉक्टर, हाँ अभी जाके जांच करा लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल भी देर ना करें। और हाँ, अगर उसके बाद भी कोई परेशानी है तो आप मुझसे आके कभी भी मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, तो आप हैं सपना जी? जी डॉक्टर। अब आपको मिस कहूँ या मिसेस? आपके सवाल से लगता है कि अभी मैं अनमैरिड दिखती हूँ। सही तो है। अरे, एकदम से कहाँ खो गई सपना तुम? क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर कि मैं कैसी दिखती हूँ जब अपना नसीब ही खराब हो तो। तुम्हारे जैसी जनरेशन वाली लड़कियां मेरे यहाँ आकर इस तरह की बातें, क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ? डॉक्टर, हमारी लव मैरिज हुई है
शादी से पहले हमारे बीच में सब कुछ सही था। हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं था शादी से पहले, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये संबंध हमारा रिश्ता खराब ना कर दे। फिर भी क्या? मैं कुछ समझी नहीं, खुलकर बताओ। डॉक्टर, अभी मेरी शादी को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और मेरे पति ने मुझ में रुचि लेनी बंद कर दी है। ऑफिस से देर से आते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं और मुझे तो लगता है कि कहीं कोई और तो नहीं उनकी लाइफ में। तुम्हारी परेशानी बिल्कुल जायज है। आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें ना गलती तुम्हारी है और ना ही तुम्हारे हस्बैंड की, बल्कि तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हारे पति तुमसे खुश क्यों नहीं है, उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है, ये जानना तुम्हारी ही जिम्मेवारी है। डॉक्टर, वो मेरे द्वारा किए गए हर काम की तारीफ करते हैं, कभी भी किसी भी काम में कोई कमी नहीं निकालते, सिवाय एक चीज के। और वो एक चीज क्या है? देखो सपना, तुम्हें मुझे सब कुछ खुलकर बताना होगा, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। डॉक्टर, मेरे पति मेरे साथ बेडरूम में होते हुए भी नहीं होते हैं। वो मुझसे बात नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, उखड़े उखड़े से रहते हैं और हमारे बीच में शारीरिक संबंध तो सिर्फ ना के बराबर है। वो मुझसे दूर दूर से भागते हैं। इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ वैसा ही कुछ है। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। क्या आपके हस्बैंड आपसे सेक्सुअली सेटिस्फाइड हैं? डॉक्टर, कभी इन्होंने कोई कमी तो नहीं निकाली और ना ही इस बारे में कभी कोई बात की, मगर शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं और मुझसे दूर दूर भागते हैं, बात नहीं करते। संबंध बनाने के बाद चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसका मतलब कि वो अधूरे रह जाते हैं, वो आपके साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, और वो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं करते कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए और तुम अपने अंदर कमियां ना ढूंढने लगो। डॉक्टर, मगर मुझे क्या, मैं तो वही करती हूँ जो मुझे करना चाहिए, मगर शारीरिक संबंध बनाते समय ज्यादा रोल तो मर्द ही प्ले करता है। बस यही तो कमी है हमारे समाज की औरतों की। वैसे तो बोलती हैं कि मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, और जब कदम मिलाने की बात आती है तो औरत होने का ढोंग करने लगती है। देखिए, मर्द हो या औरत, वो वहीं भागता है जहां उसे खुशी मिलती है, और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बेड पर खुश करना जान जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसे सेटिस्फाइड करना है सेक्सुअल, तो उसका दिमाग किसी औरत की तरफ कभी जाएगा ही नहीं। डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ, हो सकता है कि मुझसे ही कोई गलती हो रही हो। सपना, अपने पति या अपने पार्टनर के साथ प्यार तो बहुत जरूरी है, लेकिन सही ढंग से संभोग करना भी उतना ही आवश्यक है। कोई भी अच्छा पति या मर्द किसी औरत को ये बात नहीं कहता, इसीलिए पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी, और इंटरकोर्स से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ खुश नहीं है तो आपको और भी रोमांटिक होना पड़ेगा, रोमांटिक बातें करनी पड़ेंगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उन्हें ये बताना होगा कि आप सिर्फ उन्हीं के साथ हैं। और हाँ, अगर आप फोर प्ले करती हैं तो ये भी आपका बहुत मददगार होगा। फोर प्ले? ये फोर प्ले क्या होता है? अपने पार्टनर के गुप्त अंगों के साथ खेलना, उन्हें सहलाना, इसी को फोर प्ले कहते हैं, इंटरकोर्स करने से पहले का प्रोसीजर। डॉक्टर, ये जरूरी तो नहीं कि मैं उनके साथ फोर प्ले करूं तो उन्हें अच्छा लगे? जी हाँ, ये बात भी आपने बिल्कुल सही की कि उनको शायद ये पसंद ना आए, लेकिन फोर प्ले के दौरान आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पति को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। इसके साथ साथ आप अपने पति के साथ बैठकर पॉर्न फिल्म्स भी देख सकती हैं, रोमांटिक बातें भी कर सकती हैं। उससे आपको उनकी बॉडी से अंदाजा होगा कि वो क्या पसंद कर रहे हैं और क्या नहीं, वो किस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो आप उसी चीज को ज्यादा कीजिए जिधर उनका ध्यान ज्यादा गया था, और जो चीज उनको पसंद ना हो वो चीज आप बिल्कुल मत कीजिए। और हाँ, इस काम में आप उनके साथ सेक्सुअली बिल्कुल एंजॉय कीजिए। डॉक्टर, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पर हमने कभी खुल के बातें नहीं की। वाह, प्यार तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को पता ही नहीं, तो क्या फायदा ऐसे प्यार का? अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप
एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए। कभी कभी सपना जी, इन छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। ओह माय गॉड, मैं इन सब से इतना अनजान थी। तुम ही नहीं सपना, आजकल की लड़कियां, महिलाएं, सब लोग इन बातों से अनजान हैं। मगर जो इन सब चीजों को जानती हैं वो भी कभी इन सब चीजों पर अमल नहीं करते। लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी ये सब बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी और आप इन सब चीजों पर अमल करेंगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप आज से मेरी गुरु हैं। वेलकम। आपको तो देखकर लगता है कि आपकी नई नई शादी हुई है। जी डॉक्टर, अभी 2 ही दिन हुए शादी को। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, बताइए। डॉक्टर, हमारी कल रात सुहाग रात थी और संभोग के दौरान इनको ब्लीडिंग ही नहीं हुई। और ब्लीडिंग न होने के कारण कपड़ों में, और इनकी माँ और दादी इतने पुराने ख्यालात की हैं। एक्चुअली डॉक्टर, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मन में एक सवाल है। आपको भी मुझ पे सवाल? कैसा सवाल? ठीक से बताइए, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि क्या ये वर्जिन है? क्या आप पढ़े लिखे होने के बाद भी इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या आप ही इन सब बातों पर विश्वास रखते हैं? डॉक्टर, मैं क्या, हर मर्द ये चाहता है कि उसकी जिससे शादी हो रही हो वो वर्जिन हो। इसमें नया क्या है? वर्जिनिटी ब्लड निकलने या ना निकलने पर डिपेंड नहीं है। हो सकता है कि प्रॉब्लम आप में हो, आपकी बीवी में नहीं। मुझ में? मुझे क्या हुआ? मैं तो पूरी तरह से फिट हूँ। बहुत से नौजवानों को शीघ्र पतन की प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से जब भी वो किसी महिला के साथ संभोग करते हैं तो शीघ्र पतन हो जाता है, मतलब जल्दी डिस्चार्ज। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने शादी से पहले कभी किसी लड़की के साथ संभोग किया? नहीं डॉक्टर, मैं पूरी तरह से वर्जिन हूँ। तो तजुर्बा ना होने के कारण आप अपनी पहली नाइट को बहुत एक्साइट हो गए, इसीलिए शीघ्र पतन हो गया और आपकी वाइफ की योनि छत नहीं फटी। जब तक स्ट्रॉन्ग शॉट नहीं होता उसकी परत फटना बहुत मुश्किल है और आप तो पहले ही ठंडे पड़ गए। तो बताइए, क्या ये संभव है? अच्छा एक बात बताइए, फर्स्ट नाइट को बड़े बुजुर्ग लोग दूध, फल, पान और पान की कच्ची सुपारी खाने के लिए क्यों देते हैं? नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं पता है। पान की कच्ची सुपारी खाने से शीघ्र पतन की बीमारी कुछ हद तक रुक जाती है। ये बात तो हमारे घर वालों को भी नहीं पता है। कल रात से इन्होंने ताने दे दे के परेशान कर रखा है। इनको लगता है कि मैं वर्जन नहीं हूँ, सीधे वो बात तक नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा पाप कर दिया हो। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि औरत पहली बार संभोग करने से ही उसकी योनि छत फटती है, मगर ऐसा नहीं है। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनकी योनि छत पहले ही फट जाती है, जैसे स्पोर्ट वाली लड़कियां, साइकिल चलाने वाली लड़कियां या जो डांस करती हैं, फुटबॉल खेलती हैं। ऐसा नहीं है कि संभोग के दौरान ही योनि छत फटे या फिर ब्लीडिंग हो। कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और उसकी वजह से अपनी वाइफ पर शक करते हैं। तो डॉक्टर, मतलब आज तक मेरी माँ और दादी जो मुझे समझाती थी या बताती थी वो सब गलत है। इस मामले में बहुत सारे नौजवान लोग दूसरों की बातों में आकर अपनी बीवी पर शक करने लगते हैं और सेक्स की सही नॉलेज ना होने की वजह से भी ऐसा होता है। यहाँ तक के बाद डाइवोर्स तक पहुँच जाते हैं और लोग अलग हो जाते हैं। अब तो आपको समझ लेना चाहिए। खैर, मैं आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ? नहीं डॉक्टर, आपकी सारी बताई बात हमारी समझ में आ गई। थैंक यू डॉक्टर। हेलो सॉल, कहिए क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मेरी सेक्स करने की इच्छा हर रोज होती है, वैसे ही जैसे हनीमून के दौरान थी। लेकिन मेरी वाइफ हर रोज सेक्स नहीं करना चाहती। इसी वजह से हम लोगों के बीच में झगड़े भी होते हैं। झगड़े होते हैं? दैट्स नॉट गुड।
अच्छा, क्या आपने कभी अपनी पार्टनर के साथ बैठकर इस बारे में डिस्कस किया है? मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो कहती है उसका मूड नहीं होता और वो उसे अच्छा भी लगता है सब। वो तो यहाँ तक कहती है कि मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, इसीलिए आपका डॉक्टर सलाह लेने आ गया हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। देखिए सौरभ, सेक्स की इच्छा होना या सेक्स करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि सेक्स तो एक हेल्दी क्रिया है और सेक्स एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर सकती है। सेक्स सिर्फ शारीरिक सुख की चीज नहीं है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हो सकते हैं, लेकिन इसको आपको वासना की नजर से नहीं देखना चाहिए। रियली? जी हाँ, इसको हेल्दी क्रिया की तरीके से लेना है या फिर इसे एडिक्शन बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं कुछ समझा नहीं। नो इश्यूज, मैं समझाती हूँ आपको। किन्जी इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक ये माना गया है कि 18 to 29 ईयर्स के लोग साल में औसतन 112 बार सेक्स कर सकते हैं और 30 to 39 के लोग सिर्फ 89 बार सेक्स करते हैं। ये एवरेज नंबर था जो हेल्दी भी माना गया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे ज़्यादा सेक्स नहीं कर सकते। अगर आपका पार्टनर आपके साथ खुश है तो आप इसे रोज भी कर सकते हैं। ओके। यहाँ आपको ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि सेक्स हेल्दी और नॉर्मल तभी माना जाता है जब आप दोनों अपनी खुशी से इन्वॉल्व हों और इक्वली इंजॉय करें। पर सेक्स को ना एंजॉय करने वाला लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, एक महिला और एक पुरुष के शरीर की बनावट में बहुत फर्क होता है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी वाइफ हमेशा ही लुब्रिकेटेड रहे। महिलाओं का वजाइना अक्सर सूख जाता है। सेक्स करते वक्त आपके लिंग की घर्षण की वजह से उनके वजाइना में पेन होने लगता है, जिसकी वजह से महिलाओं की सेक्स में रुचि कम हो जाती है। और इतना ही नहीं, इस फ्रिक्शन से कॉन्डम फटने का भी डर रहता है, जिसकी वजह से अनचाहे गर्भ की टेंशन भी हो सकती है। तो डॉक्टर, घर्षण को कम करने का कोई तो तरीका होगा? देखिए, इसके लिए आप लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको तो पता ही होगा कि कॉन्डोम तो पहले से ही लुब्रिकेटेड होते हैं, लेकिन ये आप अपनी पार्टनर की खुशी के साथ कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर खुश होगा तो आपको सेक्स करते हुए शारीरिक सुख तो मिलता ही है, लेकिन इसके और भी फायदे हो सकते हैं। किस तरह के फायदे डॉक्टर? सेक्स करने से आपको अच्छी नींद आती है, आपका तनाव दूर होता है और इस क्रिया से आपकी कैलोरीज बर्न होती है, जो आपको एक फिट बॉडी देती है। और स्टडी से तो ये भी पता चला है कि जो लोग रेगुलर सेक्स करते हैं उनका हार्ट मजबूत होता है, उन्हें हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम होती है, या फिर यूं कह लीजिए कि ये एक तरीके की एक्सरसाइज है। वाह, इसका मतलब मेरी वाइफ का मुझे सेक्स एडिक्ट कहना गलत है। इससे तो सब फायदे ही फायदे होते हैं। देखिए सौरभ, हर अच्छी चीज के साथ कुछ नुकसान भी जुड़े होते हैं, ये तो आप मानते ही हो ना? तो फिर सेक्स की भी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर सेक्स आपके दिनचर्या के आड़े आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हेल्दी लाइफ के लिए एक इंजॉयबल सेक्स जरूरी है, लेकिन अगर आपका दिमाग हर वक्त सेक्स में है और कहीं और दिमाग नहीं लग पा रहा है तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। सेक्स के लिए इतना ज्यादा पागलपन होना हमारी मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं हाइपर सेक्सुअलिटी या फिर सेक्स एडिक्शन। सेक्स की आड़ में आप अपनी रियल प्रॉब्लम से नहीं भाग सकते। अगर आपको इमोशनल या मेंटल कोई भी इशू है तो आप उसका डटकर सामना कीजिए, बजाय इसके कि आप अपने पार्टनर पर जबरदस्ती सेक्स थोपें। ओके डॉक्टर, आज मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। मैं आज ही अपनी वाइफ से इस बारे में बात करूंगा। गुड। आप चाहें तो सप्ताह में 3 या 4 दिन तय कर सकते हैं सेक्स के लिए। इससे आपकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और आपको हेल्दी इंजॉयबल सेक्स लाइफ भी मिलेगी। यस डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम। हेलो, मे आई नो योर नेम प्लीज? सोनाली बंसल। वैसे मेरे फ्रेंड्स मुझे सोना के नाम से भी बुलाते हैं। ओके सोना, तो कहिए क्या परेशानी है आपकी? डॉक्टर, मैं अपने कॉलेज की अच्छी स्टूडेंटों में से एक हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मगर एक बात मेरे दिमाग में हमेशा खलती है, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी 0 हो गया है। कौन सी बात? इस एज में तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपको परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। डॉक्टर,
मैं अपनी ब्रेस्ट के साइज और शेप को लेकर टेंशन में रहती हूँ। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक बनाते हैं। देखो सोनम, सिर्फ एक तुम ही नहीं, आजकल की ज्यादातर लड़कियां या फिर कह लीजिए महिलाएं अपनी ब्रेस्ट के साइज को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हैं। लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो मैम, मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में कहीं पे पढ़ा है, तो क्या ये पॉसिबल है और फायदेमंद है? जब हमारे पास खुद ही हमारी प्रॉब्लम का सलूशन है तो फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं? हाँ, मेरे को समझी नहीं। देखिए, आपके पास वैरायटी और टेक्निक दोनों ही है, बस उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप अपनी डाइट में थोड़े से फ्रूट्स, सब्जियां, ये सब इंक्लूड कर दीजिए। और हाँ, अगर अखरोट और रेड बेरी और अलसी ये सब भी ले सके तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके ब्रेस्ट कैंसर से आपको दूर रखेगा, ब्रेस्ट की स्वेलिंग को दूर रखेगा और आपके ब्रेस्ट को कोमल बनाएगा। मैं एक बात पूछने के लिए आपसे बहुत उत्साहित हूँ। क्या सोने के तरीके से भी फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। ज्यादातर आपको पेट के बल सोना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट के साइड से सोते हैं तो उसमें रिंकल पड़ने की संभावना रहती है। और आप हमेशा मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का कोई टाइम टेबल है या कभी भी कर सकते हैं? आप उसे रेगुलर यूज कर सकती हैं आफ्टर बाथ। इससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपकी ब्रेस्ट भी अच्छी रहती है। और हाँ, अगर आप मसाज करती हैं तो वो भी बहुत फायदेमंद है। कैसे? मसाज हम खुद से कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। आप नहाने के बाद, मतलब बाथ लेने के बाद, आप मॉइस्चराइजर से मसाज कर सकती हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी सोनल में, जब आप बाथ लेती हैं तो सबसे पहले आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद ठंडे पानी का। और जब उसके बाद आप मसाज करेंगी तो आपकी ब्रेस्ट टाइट भी रहेगी और सुंदर भी दिखेगी। डॉक्टर, क्या ब्रा के साइज से भी फर्क पड़ता है? वैसे मैं ब्रा के मामले में चूजी नहीं हूँ। बिल्कुल फर्क पड़ता है। 70% महिलाएं अपनी ब्रेस्ट साइज की ब्रा को नहीं पहनती हैं। कई बार तो वो बड़ी ब्रा पहनती हैं या फिर छोटी। उसकी वजह से भी साइज में प्रॉब्लम आती है। तो आप ऐसा कीजिए कि कुछ ब्रा ट्राई कीजिए, छोटी और बड़ी दोनों, और जो आपको कंफर्टेबल लगे उसका इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, आप पुशअप ब्रा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे आपके ब्रेस्ट उभर कर आएंगे और आपका शेप भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो डॉक्टर, फिर स्पोर्ट्स ब्रा का क्या मतलब है? जी हाँ, स्पोर्ट्स ब्रा भी बहुत अच्छा तरीका है। ये आपके ब्रेस्ट के पेन को बहुत हद तक बचाता है। और जिनके ब्रेस्ट का साइज एवरेज साइज से थोड़ा बड़ा होता है, उनके मूवमेंट्स के लिए भी स्पोर्ट्स ब्रा पहनना बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर, मैं अभी भी ब्रा के साइज को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपके ब्रा के कप का साइज ए या बी उससे ज़्यादा है, मतलब सी या डी है, तो आपके लिए स्पोर्ट्स ब्रा बहुत ही अच्छी चीज़ है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जब आप घर पर हैं या फिर सोते समय अगर आप ब्रा का इस्तेमाल ना करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, एक बात और, ज़्यादातर महिलाएं अपनी बैक को स्ट्रेट नहीं रखती हैं। इसी की वजह से ज़्यादातर उनका पोस्चर खराब हो जाता है, जिससे उनकी ब्रेस्ट उभर कर नहीं आती और उनका शेप खराब हो जाता है और उनकी ब्रेस्ट सुडौल नहीं रह पाती। थैंक यू डॉक्टर, मैं यहाँ से जाके ये सब ट्राई करूँगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और आप अगली बार आएंगी तो मैं आपको और भी बहुत सारे नुस्खे दूंगी। और हाँ, आप वर्कआउट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वर्कआउट करने से भी ब्रेस्ट की शेप बहुत अच्छी रहती है। जी डॉक्टर, थैंक यू। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।